नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कल्पना चौहान और आज जो मेरे साथ उपस्थित हैं वे हैं अंशिका शर्मा। वेलकम अंशिका इन मॉम्स प्राइड स्कूल। थैंक यू मैम। तो अंशिका ने इस वर्ष नीट यूजी 2024 की परीक्षा में 720 में से 665 अंक प्राप्त करके 15,000वीं रैंक हासिल की है। कांग्रेचुलेशन अंशिका। थैंक यू मैम। जैसा कि आप सबको पता ही है कि नीट की जो परीक्षा है वो देश भर की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक परीक्षा मानी जाती है। इस परीक्षा को क्वालिफाई करने के बाद ही बच्चे को एक सरकारी कॉलेज मिल सकता है। इस वर्ष करीबन 24 लाख बच्चों ने ये परीक्षा दी थी, जिसमें से केवल 50,000 बच्चों को ही सरकारी कॉलेज मिला है। उसमें से हमारी एक अंशिका भी शामिल है। कांग्रेचुलेशन अंशिका। थैंक यू मैम। तो अब आपको पता लग ही चुका है कि इस परीक्षा का स्तर क्या है। इस परीक्षा को बहुत से विद्यार्थी बहुत मेहनत करके देते हैं, जिस परीक्षा को हमारी एक स्कूल की पूर्व छात्रा ने भी क्वालिफाई किया है। तो आइए अब हम अंशिका से ही जानना चाहेंगे कि उन्हें इस परीक्षा के दौरान कौन कौन सी समस्याओं का, कौन कौन सी चीज़ों का सामना करना पड़ा, और वो हमारे साथ में अपनी इस यात्रा को शेयर करेंगी और वो अब कुछ ऐसी बातें भी बताएंगी जो हमारे बच्चों के लिए भी प्रेरणादायक होंगी। तो अंशिका, सबसे पहले आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, अपनी एजुकेशन के बारे में हमें कुछ बताइए। मेरे फैमिली में मम्मी पापा और मेरे भाई, 2 भाई और बहन है। मेरे पापा कंपनी में मैनेजर की जॉब करते हैं और मेरी मम्मी टीचर है और मेरे भाई बहन मेरे से छोटे हैं। मैंने मॉम्स प्राइड स्कूल में अपनी एजुकेशन करी थी और फिर सेकेंडरी एजुकेशन में मैंने 12th में 96% करे एंड देन आई टुक अ ड्रॉप ईयर फॉर नीट। वेरी गुड। तो आपको जो ये सफलता हासिल हुई है, इस सफलता के पीछे आपका इस विद्यालय का क्या योगदान रहा है, कृपया हमें ये बताइए। स्कूल के सारे टीचर्स, मेरे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा फ्रेंडली और सपोर्टिव थे और गलतियों पे डांटते भी थे। स्पेशली प्रिंसिपल मैम, शी इज़ जस्ट लाइक योर मदर। एंड एक स्टार्टिंग में लगता है कि कितनी स्ट्रिक्ट है, बट उनको जान जाओ तो मतलब लगता है कि हम फैमिली। डेफिनेटली हमारे बड़े हमारे सपोर्टिव होते हैं तो हमें बहुत सहारा मिलता है उसका। एक वक्त तो हमें लगता है कि हमें क्यों डांटा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे अच्छे के लिए होता है। बहुत बढ़िया। तो इस परीक्षा की तैयारी करने की जो प्रेरणा है वो आपको कहाँ से मिली और आपने इसी फील्ड में जाने का निर्णय क्यों लिया? सबसे पहले जब 11th में बायो ऑप्ट करी तो उसके बाद टीचर्स ने ही बताया कि इसके बाद तुम्हें नीट देना है। और डॉक्टर बनने का ये था, मतलब जैसे डॉक्टर का देखते हैं कि एक लाइक रिस्पेक्ट होती है एंड ऑल दैट, तो वो ना मतलब काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग था कि मुझे भी करना है। हम देखते हैं सोसाइटी में क्या कुछ हमारी बेसिक नीड्स हैं और कौन उसको फुलफिल कर रहा है, तो हम भी मोटिवेट होते हैं कि हमें ये चीज़ करनी चाहिए। तो आप ये देखकर उस तरफ गई थी। वेरी गुड। तो इस परीक्षा को देने से पहले, यानी इस फील्ड में जाने से पहले आपने इसके बारे में क्या सुना था कि नीट क्या होता है, और तब उस टाइम क्या आपको ये विश्वास था कि आप इसे क्वालिफाई कर लेंगी? जैसे ये था कि तुमको 200 मिनट्स में 200 क्वेश्चंस सारे रीड करके उसमें से 180 अटेम्प्ट करने हैं और नेगेटिव मार्किंग भी है और 2 साल का पूरा सिलेबस बस 3 घंटे में देना है। तो मतलब लगता था कि मुश्किल है, क्या है, बट फिर वो धीरे धीरे बस मैनेज हो जाता है। हाँ, वो एक डर होता है कि एक्चुअली हमें आता होता है, लेकिन वो एक डर होता है कि इतने समय में इतना करना है, तो वो कई बार क्या होता है ना, आता वो भी गलत हो जाता है क्योंकि टाइम का हेडेक होता है कि हाँ कैसे करना है, क्या करना है। ये आपके साथ था। वेरी गुड। तो जो आपने अभी परीक्षा क्वालिफाई की है, इसकी तैयारी आपने कहाँ से की, कैसे की? 11th 12th में, क्योंकि सिलेबस 11th 12th और नीट का सेम ही होता है, थोड़ी चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं नीट में। फिर 11th 12th में मैंने अपनी एजुकेशन करी, उसके बाद ड्रॉप ईयर में मैंने आकाश में एडमिशन लिया और वहीं पर मैंने अपनी तैयारी करी। वेरी गुड। तो परीक्षा की तैयारी करते समय आपको बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा, तो उन मुश्किलों को सामना करते हुए आपने उनका हल कैसे निकाला कि मैं कैसे इसका हल निकालूं? स्टार्टिंग में तो यही होता है कि इफ़ यू आर इन, अगर आप 11th 12th से ही तैयारी शुरू कर देते हैं, कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, तब तो ये होता है कि हाँ भाई अभी 11th का ये करना है, फिर 12th करना है। बट ड्रॉप ईयर में ये होता है कि हम क्या पढ़ें, क्योंकि थोड़ा थोड़ा चीज़ें आती भी हैं पर नहीं भी आती हैं। तो ये मतलब ऐसा होता है दोबारा पढ़ना भी उसको बहुत अनोइंग लगता है कि ये पढ़ा तो था, आता तो है, पर आता तो नहीं है। नहीं है, सही बात है।
कॉलेज में स्टार्टिंग में ये होता है कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े, किस पे ज़्यादा ध्यान दें और सब कुछ मैनेज कैसे करें, बट फिर वो हो जाता है धीरे धीरे चीज़ें, बट स्टार्टिंग में बहुत परेशान करती है। वो तो है, इस चीज़ का स्टार्टिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जैसे जैसे हमारा सफर आगे बढ़ता है हम उसके हैबिचुअल हो जाते हैं, हमें पता होता है कि उसको किस तरीके से करना है। तो ये आपके साथ हुआ, बहुत अच्छा। तो परीक्षा की तैयारी करते समय एक स्टूडेंट को, एक छात्र को किन चीज़ों से अपने आप को दूर रखना चाहिए? क्योंकि आप जानते हैं हमारी सोसाइटी में, हमारी आज की लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे माइंड को डिस्ट्रैक्ट करती हैं। नेचुरली है, बच्चे हैं, चाहते उस तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो बच्चों को अपने आप को किन चीज़ों से दूर रखना चाहिए ताकि उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो? इंस्टाग्राम रील्स से तो बिल्कुल दूर, क्योंकि वो तुम सोचते हो ना कि दिन की एक दो चला लूँ, एक दो घंटे कहाँ चले जाते हैं पता नहीं चलता। सेम यूट्यूब के शॉर्ट्स, तो इनसे तो दूर रहो। बाकी ऐसा नहीं कि सब कुछ ही छोड़ दो, वरना और तुम्हारा मतलब खुद ही की एफिशिएंसी गिरेगी। हाँ जी, क्योंकि होता है ना कि हम लोग देखिए क्या है ना, मजाक में, मस्ती में टाइम थोड़ा सा मूड फ्रेश करने के लिए देखना शुरू करते हैं, लेकिन वो टाइम कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो आप ये कहना चाहिए बच्चों को इन चीज़ों से थोड़ा सा अपने आप को दूर रखना चाहिए। नॉर्मल चलाओ, मतलब एक प्रॉपर वाईटी वीडियो पूरी देख लो इंस्टेड ऑफ शॉर्ट्स, क्योंकि वो खत्म हो जाएगी तो तुम रख दोगे फोन, शॉर्ट्स पे नहीं रखो, वो खत्म ही नहीं होंगे, वो एक के बाद एक के बाद एक स्टार्ट होते ही रहेंगे। हाँ। बहुत अच्छा। तो आपने इस परीक्षा की पूरी अपनी जर्नी क्रॉस की है, इस परीक्षा की तैयारी में आपको कौन कौन सी ऐसी निराशा या हताशा महसूस हुई? कभी आपको फील हुआ कि हाँ भाई अब मेरे से नहीं हो रहा है, या मैं डिमोटिवेट हो गई हूँ? क्योंकि जैसा आजकल हम सुनते हैं, कोटा के बारे में हम कितना सुनते हैं, क्या हो रहा है वहाँ पे, बच्चे कितने डिप्रेशन में जा रहे हैं, कैसे कैसे कदम उठा रहे हैं, तो क्या कभी आपके मन में ये बात आई और आपने उन चीज़ों को कैसे रिजॉल्व किया? क्योंकि पूरे साल आप इतने टेस्ट देते हैं कोचिंग में या खुद से भी, तो हमेशा तो मतलब अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते, कभी मार्क्स गिरते भी हैं, तब मतलब लगता है कि मार्क्स कैसे गिर गए, अब मैं क्या करूँ, कि अभी इतने कम चैप्टर्स में नहीं हो पा रहा, तो फिर नीट में तो 80 to 85 चैप्टर्स होते हैं, उनमें कैसे करूँगी, ऐसे लगता है। तो उस टाइम पे आई थिंक या तो आपको पेरेंट्स के साथ जाके बैठना चाहिए, मतलब उनसे आप ना भी बोलो ना कि मम्मी मार्क्स कम आ रहे, क्योंकि नहीं अच्छा लगता बोलना, बिल्कुल बिल्कुल। पेरेंट्स भी फिर क्या ही बोलेंगे और पढ़ो, तो उनसे मतलब ऐसा कुछ बोलो ना, बस साथ में बैठ जाओ ना, तब भी नहीं ठीक हो जाता है। या पेरेंट्स नहीं तो आपको कोई ऐसा क्लोज फ्रेंड हो या कोई भी हो, आपके टीचर्स हो, तो ऐसा एक होना चाहिए, क्योंकि कोटा में पेरेंट्स नहीं होते और टीचर्स के पास भी इतने सारे बच्चे हैं वहाँ पे, और फ्रेंड कोई वैसे बनाता नहीं, कॉम्पिटिटिव वो है, क्योंकि सब बच्चे बाहर इसीलिए होते कोटा हैं। में ये होता है, क्योंकि वहाँ पे कोई तरीका नहीं होता। हाँ, मतलब बच्चों को एक सहारा चाहिए, वो उन्हें वहाँ नहीं मिलता, तो इसलिए मतलब हमेशा कहा जाता है कि बच्चों को हमेशा अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, क्योंकि उनके मन में कोई भी डाउट है पेरेंट्स हमेशा उसको सॉल्व आउट करेंगे। बच्चे आजकल की बात नहीं करते हैं, फोन में लगे रहते हैं, तो ये थोड़ा सी एक नेगेटिविटी है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा। तो आपको जो ये सफलता हासिल हुई है, इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगी? मेरी मम्मी को। कैसे? क्योंकि जब भी मतलब मार्क्स कम आते थे तो लगता था, बट मैं क्या ही बोलूँ, तो मैं मतलब उनके पास जाके बैठ जाती थी, तो वो मतलब समझ जाती थी कि हाँ भाई इसके होगा मूड ऑफ, क्योंकि माँ बेटी का रिलेशन ही ऐसा वो भी होता मतलब है। मेरा मनपसंद खाना बना देती थी या बोल देती थी कि चल आज यहाँ घूमने चलते हैं, तो वो अच्छा लगता था। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि माँ बेटी का ऐसा रिलेशन है कि शायद ही कोई इसको अंडरस्टैंड कर पाए या शायद ही कोई इसको रिप्लेस कर पाए कि ऐसा है। आप अपनी मम्मी से क्लोज हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि आप उनसे एडवाइस शेयर करती थी, ऐसा ही हर बच्चे को होना चाहिए। वेरी गुड। तो तैयारी करने के समय जो आपने तैयारी करी, आपका रूटीन क्या था, आपकी दिनचर्या क्या थी? मेरा रूटीन स्टार्टिंग में तो मतलब मैं एक्सपेरिमेंट करती थी कि मेरा कौन सा पढ़ने का टाइम बेस्ट है, लाइक मॉर्निंग, इवनिंग या फिर लेट नाइट, तो सब कुछ मतलब करके मुझे ऐसा लगा कि मेरे लिए मॉर्निंग का टाइम बेस्ट है, तो मैं 5 बजे उठती थी, फिर आधे घंटे का लाइक रेडी अप होके मैं 5:30 बजे बैठ जाती थी, फिर मेरी कोचिंग का टाइम होता था 10, तो उसके लिए 9:30 बजे तैयार होके, कोचिंग भी ज़्यादा दूर नहीं थी, तो उस टाइम पे मैं पढ़ती थी और हाफ आवर ब्रेकफास्ट के लिए, फिर कोचिंग से आके थोड़ा सा रेस्ट एंड फिर स्टडी, फिर शाम का रेस्ट और हो गया। मतलब आपने उस रूटीन को आपने कंटिन्यू में रखा, तभी आज आप इस लेवल पर हैं। और कभी भी मतलब जैसे बहुत ज़्यादा बर्न आउट हो जाओ तो मैं अपने मतलब किसी फ्रेंड के साथ हैंग आउट कर लेती थी या मेरी सिस्टर के साथ ही, ऐसे मैं करती थी। बहुत अच्छा, होना भी चाहिए ऐसा। ओके, सबसे अहम सवाल अंशिका, परीक्षा से ठीक पहले और परीक्षा के दिन, क्योंकि एक बच्चे का होता है ना कि मेरा एग्जाम है, तो उस दिन आपने अपना को कंट्रोल कैसे किया, संभाला कैसे? क्योंकि
क्योंकि इतना अहम आपके जीवन का एक निर्णय ले जाने होने वाला था, तो आपने उसमें अपने आप को कैसे संभाला? एग्ज़ाम से पहले तो मतलब बहुत एंग्जाइटी होती है कि कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं आता, ये भी बच जाए, ये भी बच जाए। तो था मतलब मैं फिर अपने रूम में ही बस ये था कि लास्ट में एनसीईआरटी देखो जो भी है, क्योंकि उसी से आना है इवेंचुअली। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो मैं बायो की एनसीईआरटी कर ली थी उस दिन, मतलब मम्मी मेरे साथ ही बैठी थी रूम में पूरा टाइम, बस चुपचाप बैठी हुई थी। तो मुझे लग रहा था हाँ भाई है, वो भी मतलब पैनिक हो रही थी। फिर मेरा मतलब रात को भी पैनिक चल रहा था कि मम्मी कुछ नहीं पढ़ा, मम्मी बोली सो जा कल जाना भी है, मैं कहती नहीं पढ़ के जाऊँगी। तो ये सब हो रहा था। फिर अगले दिन ना मतलब एग्ज़ाम सेंटर पे गए तो वहाँ पे इतने सारे बच्चे ऑलरेडी, और खुद से अंदर बुक्स भी नहीं ले जा सकते। हाँ, वो तो है। तो बार बार ये आ रहा है कि ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा। फिर एग्ज़ाम सेंटर पे ही मुझे मेरे फ्रेंड्स मिल गए, फिर मतलब साथ में, तो लाइक तब वहाँ पे मैं थोड़ा काम हुई। फिर जब रूम में शिफ्ट कर दिया तो वो 5 मिनट का वेटिंग टाइम होता है, जब पेपर बट रहे होते हैं बट तुम खोल नहीं सकते, उस टाइम में बहुत डर लगता है। बट उस टाइम में ना बस यही याद करना चाहिए कि डर लगने से ना बस एफिशिएंसी कम ही होती कम होती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं छोड़ आप। दो, जितना आता है, एग्जाम ही तो है। बिल्कुल ठीक है, बस यही होता है। ओके। तो अच्छा, आपने अब आपका नीट क्वालिफाई हो गया है, अब आपके भविष्य की योजनाएं क्या हैं? I will join the MBBS government college, then I will have my MD and PhD perhaps. वेरी गुड। तो अब आप मुझे बताइए कि आप जो भविष्य में जो बच्चे अब तैयारी करेंगे या जो ये प्रशासन लेके चल रहे हैं या जो चीज सोच रहे हैं कि मुझे अब नीट करना है, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? नीट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कंसिस्टेंसी, क्योंकि तुम्हारा सिलेबस ना बहुत वास्ट है, मुश्किल नहीं है पर वास्ट है, क्योंकि तुम्हें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। भले ही वो टॉपिक ईजी है पर बहुत सारे हैं। तो उसके लिए ये है कि भले ही ना दिन का 1 घंटा पढ़ो पर रोज पढ़ो, चाहे उस दिन तुम कितने बिजी हो, तुम बीमार हो, तुम कुछ भी, बस वो 1 घंटा पढ़ो, क्योंकि तुम 1 घंटा भी पढ़ने बैठोगे ना तो वो आगे एक्सटेंड हो जाता है। बिल्कुल सही है। बट दिमाग में ये रहना चाहिए कि मुझे 1 घंटा तो पढ़ना ही है, बस ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। हाँ, आप मतलब यही है कि बच्चों को ये सोचना चाहिए कि हाँ जी मुझे इतना मतलब एक रेगुलरिटी होनी चाहिए उनकी लाइफ में, तभी वो किसी चीज़ में कामयाब हो पाएंगे। ओके अंशिका, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप हमें ये बताइए कि आपका सक्सेस मंत्रा क्या था? मेरा सक्सेस मंत्रा मैं कहना चाहूँगी, फर्स्ट कंसिस्टेंसी, और एंजाइटी से दूर रहो जितना रह सकते हो, और अपने पेरेंट्स से क्लोज रहो, क्योंकि अकेले तो नहीं कर पाओगे, पेरेंट्स साथ रहेंगे अच्छा लगेगा। हाँ, क्योंकि देखो हमें एक सपोर्ट चाहिए, ठीक है। अब आप किसी बाहर के पर्सन को सपोर्टिव नहीं बना सकते, तो हमारे जो अपने हैं, जो हमारे मतलब हमारे मदर फादर हैं या हमारे कोई रिलेटिव हैं, कोई इनसे बड़े हैं, जिसको हमें ये लगता है कि हाँ ये मेरा सपोर्ट करेगा, तो हमें डेफिनेटली उससे बात करनी चाहिए। कोई भी एक पर्सन होना चाहिए, हाँ। पेरेंट्स, फ्रेंड, टीचर होना चाहिए। बिल्कुल। तो अंशिका, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर।